जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डील करने वाले हैं। ये सब यदि टॉपिक को आप क्लियर कर लिए तो आप तय मानिए कहीं ना कहीं आपका जो है जेपीएससी मेंस का तैयारी लगभग हो चुका है दोस्तों। और यदि इस सब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका आपके पास नोट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो होगा। तो आज जो टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं, पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पेपर 5 में जो इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स में जो सेक्शन ए है, 4 भाग में डिवाइड है पूरा इकोनॉमिक्स। तो उसमें जो सेक्शन ए है उसमें 2 क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। और जो बिल्कुल नए हैं चैनल में, वो समझ लीजिए कि इस तरह का ना आपका जो है पेपर 3 हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला, पेपर 4 पीए पॉलिटी वाला, और आपका जाकर भी पेपर 5 हम लोग इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किए हैं। इसके बाद ना आपका जो हम लोग साइंस एंड टेक का स्टार्ट करेंगे, तो ये 6ठा जेपीएससी का है। इसके बाद 7 जेपीएससी का, उसका 11 जेपीएससी का, इस तरह करके पूरा जेपीएससी में जितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन, उन सब टॉपिक को हम लोग जो क्लियर करने वाले हैं। यदि आप ये सब कंप्लीट करके रखते हैं तो आप जानिए कि कहीं ना आपका तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस सब टॉपिक को जो है हल्के मत लीजिएगा, इसके लिए बहुत मेहनत किया जाता है, बहुत हार्डवर्क है। जो आंसर राइटिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कितना से मेहनत किया था दोस्तों। तो चलिए, आपका जो है पहला क्लास में हम लोगों ने इसका पूरा जो है ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे, जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा कीजिए। यही टॉपिक है। इसी टॉपिक को हम लोग आज डील करने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन ए का है। यहाँ ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करेंगे। पहला जो आपका इकोनॉमिक्स सेशन था, इसमें जितना 20 ऑब्जेक्टिव है, इसको करंट अफेयर्स के साथ मिला के, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये डाटा दिया है 2016 का। 2016 में देखिए क्वेश्चन अभी बैकलॉग में आया हुआ अभी था कि एसडीआई इंडेक्स में कितना रैंक है, ये 2016 का था। तो इसको ना अभी आप इसको करंट के साथ, जितना सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको करंट अफेयर के साथ मिला के पूरा ऑब्जेक्टिव को जो है आपके बीच लाने का प्रयास किया गया था। इसका पहला क्लास हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जो पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये इकोनॉमिक्स का किताब है रमेश सिंह जी का। तो इससे हम बहुत सारा कंटेंट लिए हैं। फिर दृष्टि आईएएस का भी इंडियन इकोनॉमी आता है, वहाँ से कंटेंट को बहुत सारा लिए हैं। फिर आपका 11-12 का जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है, वहाँ से कुछ कंटेंट लिया गया है। तो इस तरह करके ना पूरा जो है आपका आज का आंसर राइटिंग किया गया दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस को, फिर इसका पूरा हम लोग जो है नोट्स को या फिर आंसर राइटिंग को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब देख रहे हैं कि हाल ही में विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा करें। अब इसको हम लोग समझेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन। फिर भारत विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन, ये दूसरा जो बॉडी है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको डील कर दिया गया बढ़िया तरीका से। फिर जो है आपको दिशा में परिवर्तन, यहाँ पे संरचना में परिवर्तन, यदि क्वेश्चन वही पूछा है कि संरचना एवं दिशा में परिवर्तन, 2 फैक्ट हैं, 2 बॉडी है क्वेश्चन का, संरचना एवं दिशा में परिवर्तन। तो देखिए संरचना में परिवर्तन लिख दिया गया है और यहाँ पे दिशा में परिवर्तन है। देखिए इसको डायग्राम बना दिया गया है। तो ये आपका मेन बॉडी हो गया क्वेश्चन का। उसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इकोनॉमिक्स में, कि आपको देना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वे फॉरवर्ड, यानी कि आगे की राह या सुझाव आप क्या देना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है इकोनॉमिक्स में। ये हो गया। उसके बाद हम लोग अंतिम में आएंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष, यानी ये जो पूरा आंसर राइटिंग है आपका परिचय पहला। दूसरा है आपका भारत विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा में परिवर्तन, ये 2 हो गया बॉडी। आपका तीसरा नंबर में क्या है, व्यापार की दिशा में परिवर्तन, ये 3 हो गया। चौथा क्या हो गया आपका, आगे की राह, वे फॉरवर्ड। और आपका 5वां नंबर में क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। यानी पूरा आंसर राइटिंग को हम लोग इन जो टॉपिक को डील करते हुए समझेंगे। और करंट अफेयर, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स पढ़ना है, जानना है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आंसर राइटिंग अलग चीज़ है। अब जब नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ बहुत सारा फैक्ट आप डाल दीजिए, लेकिन जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, तो आप बहुत सारा चीज़ को वहाँ पर नहीं डालना है। जो जरूरत है वहीं आपको डालना है। आज का आंसर राइटिंग में आप समझ जाइएगा कि कितना जो है आपका इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है करंट अफेयर्स का। चलिए, हाल ही में विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा करें। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां, यानी इससे पहले 18 क्वेश्चन हो चुका है। तो आप जब भी पढ़िएगा ना, पीछे वाला जितना सारा क्वेश्चन आपको डाले हुए हैं, आप वहाँ से यूट्यूब से देख के ना नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत लाभदायक होगा। ये 19वां है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा 2 महीना के बाद हम लोग 80-90 क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। तो ये धीरे धीरे ना सेशन चलता रहेगा। तो चलिए यहाँ हम लोग पढ़ते हैं परिचय कि क्वेश्चन क्या, हाल ही में विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा कीजिए। अब इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं हम परिचय। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद, अब जानते हैं 1991 में एलपीजी आया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जो है सरकार थी उस समय, और मनमोहन सिंह जो हमारे देश के आपका फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय हुआ था। यहाँ से प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा टॉपिक। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत के विदेशी व्यापार में निरंतर परिवर्तन हुआ है। मतलब 1991 के बाद पहले क्या था, भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, इसको बोलते हैं बंद इकोनॉमी। लेकिन 1991 के बाद क्या होता है, भारत एक ओपन मार्केट बनता है। तो यहीं से स्टार्ट किया है आंसर राइटिंग को कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत के विदेशी व्यापार में निरंतर परिवर्तन हुआ है, परंतु हाल के वर्षों में वैश्विक राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन पुनर्संरचना, डिजिटल व्यापार, मुक्त व्यापार समझौते, इसको बोलते हैं FTA, इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका फोर्स ट्रेड एग्रीमेंट FTA, तथा मेक इन इंडिया जैसे नीतियों ने भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा दोनों को व्यापक रूप से बदल दिया। क्या हो गया कि 1991 में जैसे ही आर्थिक उदारीकरण के बाद क्या होता है, भारत के विदेशी व्यापार में निरंतर परिवर्तन हुआ है। मैंने हमेशा 1991 से लेकर 2026 तक हमेशा परिवर्तन हुआ है, परंतु हाल के वर्षों में वैश्विक राजनीतिक तनाव, अभी देख रहे हैं अमेरिका के साथ जो है का हम लोग का क्या है, चाइना के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो वैश्विक राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन पुनर्संरचना, डिजिटल व्यापार, मुक्त व्यापार समझौते तथा मेक इन इंडिया जैसे नीतियों ने भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा, मैंने आपका कंस्ट्रक्शन और आपका जो है डायरेक्शन, दोनों में जो है परिवर्तन व्यापक रूप से जो है चेंजिंग कर दिया है। अब यहाँ आगे है क्या, आज भारत पारंपरिक कृषि निर्यातक सेवाओं, इंजीनियरिंग वस्तुओं, फार्मा और डिजिटल अर्थव्यवस्था आधारित व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर रहा। पहले क्या था, भारत बिल्कुल एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, कृषि पे डिपेंड था, और बहुत सारे कृषि खाद्यान्न हमको विदेशों से मंगवाने पड़ते थे, आयात करने पड़ते थे। अभी क्या है, आज भारत पारंपरिक कृषि निर्यात से सेवाओं, इंजीनियरिंग वस्तुओं, फार्मा, डिजिटल अर्थव्यवस्था आधारित व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग पहले कृषि निर्यातक थे, वहाँ से क्या है अब सर्विस सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, आपका और भी बहुत सारे वस्तु उसके सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, डिजिटल इकोनॉमी में हम लोग क्या कि एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। अब ये हो गया आपका परिचय। अब यहाँ समझिए कि मेन बॉडी, हमेशा परिचय लिखिएगा और आपका जो है सीधा मेन बॉडी में आइएगा। ज़्यादा यहाँ वहाँ उजुल फुजुल की बातें आंसर राइटिंग में नहीं करना। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग आपका 500 से 600 के बीच ही पूछा जाता है, तो आपको उसी के बीच में आंसर राइटिंग करना है, मैक्सिमम 700 वर्ड्स के बीच में। तो ध्यान रखना है आंसर राइटिंग के समय जो आपको वर्ड्स को कितना वर्ड्स में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, किस तरह कंटेंट डाल रहे हैं, किस तरह का मेरा डायग्राम है, मेरा फ्लो चार्ट है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और धीरे धीरे ना प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। भारत विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन, अभी हम 4 ही पॉइंट लिखे हैं। रीजन इसका है ना कि यहाँ 7-8 पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि यदि क्वेश्चन पूछता कि सिर्फ आपका संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है तो हमें 7-8 पॉइंट डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों है, संरचना और दिशा, तो दोनों को हमको मिला के लिखना पड़ेगा। तो भारत विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन, अब यहाँ पहला क्या है, पारंपरिक निर्यात से विनिर्माण सेवाओं की ओर बदलाव, पहला है। दूसरा, सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान। तीसरा क्या है, ऊर्जा आयात निर्भरता। और चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हाईटेक निर्यात में वृद्धि। ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को आपको ध्यान में समझना पड़ेगा। पहला नंबर में क्या है, पारंपरिक निर्यात से विनिर्माण सेवाओं की ओर बदलाव। दूसरा क्या है, सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान। तीसरा क्या है, ऊर्जा आयात निर्भरता। आपका चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हाईटेक निर्यात में वृद्धि। अब ये 4 आपका जो है हम लोग इस पॉइंट को डील करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, पहला नंबर में क्या है, तो पारंपरिक निर्यात से विनिर्माण एवं सेवाओं की ओर बदलाव। क्या है, पारंपरिक निर्यात से विनिर्माण एवं सेवाओं की ओर बदलाव। अब इसको हम लोग समझते हैं कि पूर्व में भारत का निर्यात मुख्यतः चाय, जूट, कपास आदि कृषि उत्पादों पर आधारित था। अब पहले क्या था, पारंपरिक मतलब क्या है, जो पहले से चला आ रहा है, मैंने हम लोग बिल्कुल जो कृषि उत्पाद को बेचते थे या निर्यात करते थे, जैसे चाय हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, इस सब को ना हम लोग प्रोडक्शन जो है बाहर भेजते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, इंजीनियरिंग वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो पार्ट्स और IIT एवं बिजनेस सेवाएं। समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि चाय, जूट, कपास से हम लोग कहाँ पहुँच गए वर्तमान में, कि इंजीनियरिंग वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो पार्ट्स, IIT और बिजनेस सेवाएं निर्यात के प्रमुख क्षेत्र बन चुके हैं। हम लोग कृषि से लेके स्टार्ट किए, लेकिन हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। भारत के सेवा निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई है, सर्विस सेक्टर का जो निर्यात है उसमें तीव्र वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26, अब देखिए करंट अफेयर्स का डाटा हम डाल दिए 25-26 का। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वस्तुएं
एवं सेवा निर्यात लगभग 863 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कितना? 863 बिलियन तक पहुंच गया। ये थोड़ा करंट का डाटा हम डाल दिया ताकि जो है आंसर राइटिंग जो मेरा और जो है बढ़िया से तो फ्रेमिंग हो जाए। तो निर्यात के प्रमुख क्षेत्र बन चुके हैं। भारत के सेवा निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वस्तुएं एवं सेवा निर्यात लगभग 863 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? बिल्कुल पॉइंट हम बोले कहानी की तरह ना लिखिएगा, कहीं कहीं जो है अपना थोड़ा दिमाग लगा लेना है। सेवा क्षेत्र का बढ़ता योगदान, सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का बढ़ता योगदान। भारत वैश्विक स्तर पर आईटी एवं डिजिटल सेवा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। भारत क्या है? वैश्विक स्तर पर आईटी और डिजिटल सेवा का प्रमुख केंद्र बन चुका। आप देखते हैं गूगल का सीईओ या फिर जितने सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके लगभग सीईओ जो भारत के हैं। अब इसको हम लोग क्या है? सॉफ्टवेयर सेवाएं, फिनटेक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दिख रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर आईटी एवं डिजिटल सेवाओं का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इसको पॉइंट में डील कर दिए, जैसे कि हो जाए सॉफ्टवेयर सेवाएं, फिनटेक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। विदेशी व्यापार में सेवाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रहा है। यह भारत को नॉलेज इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी? नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान इकोनॉमी की दिशा की बढ़ाता है। क्या है? विदेशी व्यापार में सेवाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रहा है। यह भारत को नॉलेज इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाता है। अभी 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक निर्यात में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं और हाईटेक निर्यात में वृद्धि। मेक इन इंडिया, आपको बताना है ये जो है कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब लाएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम, ये PLI स्कीम ना आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसका फुल फॉर्म होता है। तो मेक इन इंडिया और PLI स्कीम के कारण मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है। देखते होंगे जितने सारे मोबाइल कंपनी है लगभग सबका कंपनी का जो है यहाँ पे बनता ही बनता है, मतलब सबका जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग जो आपका प्रोडक्शन यूनिट है वो भारत में भी है। यानी मेक इन इंडिया और PLI स्कीम के कारण मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है। एप्पल जैसी वैश्विक ब्रांड भारत में उत्पादन बढ़ा रहे। एप्पल एक कंपनी यहाँ लिख दी है, एप्पल बहुत बड़ा कंपनी फोन का। एप्पल जैसे वैश्विक ब्रांड भारत में उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए डी नंबर में क्या है? ऊर्जा आयात निर्भरता, ऊर्जा आयात निर्भरता। भारत अभी भी कच्चे तेल, गैस, सोना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत हम लोग क्या है कि हम लोग यहाँ कच्चा तेल नहीं होता है, गैस नहीं होता है, अब सोना नहीं होता है। देख रहे हैं मोदी गवर्नमेंट जो अभी हमारे देश के PM जो है वो क्या बोले हैं कि कम से कम तेल का यूज करना है, सोना नहीं खरीदना है। अब कुछ दिन के बाद खरीदिया। रीजन क्या है कि हम लोग किसी और देश पर डिपेंड है, इसीलिए जो है हमारे देश के PM जो है ये घोषणा किए हैं कि भाई अभी आपको जो है कच्चा जो आपका पेट्रोल है कम से कम खपत कीजिए, हो सके साइकिल चलाइए या हो सके शेयरिंग करके जाइए, और सोना कम से कम खरीदिए, क्योंकि इसको हमको विदेश से मंगाना पड़ेगा। विदेश से मंगाना पड़ेगा ना तो हमको डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर देंगे तो मेरा जो है पैसा खर्चा होगा, हमको जो है मेरा जो आपका सेविंग मनी है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि इस सब चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ऊर्जा आयात निर्भरता क्या है? भारत अभी भी कच्चे तेल, गैस, सोना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। रूस यूक्रेन युद्ध, USA ईरान के बाद भी रूस से सस्ते तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अभी क्या हो गया रिसेंटली कि देख रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध बहुत लंबा टाइम से चल रहा है, USA और ईरान युद्ध भी चल रहा है, के बाद भी रूस से सस्ते तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि। रूस अभी भी क्या कर रहा है? हमको सपोर्ट कर रहा है और सस्ता जो कच्चा तेल हमको भेजने का प्रयास कर रहा है। तो 4 पॉइंट को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट था। इन 4 पॉइंट को कम जो है वर्ड्स में आपका जो है बढ़िया तरीका से करंट अफेयर डेटा के साथ जितना हो सकता है जो है इसको लिखने का प्रयास किया गया। अब सीधा हम लोग आएंगे ना, ये तो हो गया आपका संरचना में परिवर्तन। अब जो है हमारा दिशा, डायरेक्शन में, व्यापार की दिशा में परिवर्तन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। अब इसमें हम लोग सीधा आ जाएंगे कि भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। अब जो भी हमारा जो है व्यापारिक साझेदार कंट्री है उस पर क्या किया हम लोग? विविधीकरण, मिसलेनियस जो कंटेंट है उस पर ध्यान हम लोग केंद्रित किए, ताकि किसी एक देश जैसे चीन और USA, हम लोग पहले क्या था, आज से 20 साल पहले जब भी गवर्नमेंट थी वो क्या कर रहे थे कि चीन और USA पर हम लोग डिपेंड थे। इसलिए क्या है कि हम लोग पाकिस्तान पर भी जो है दबाव नहीं बना पाते थे। अब देखिए दोनों कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अभी दोनों पर हम लोग डिपेंड नहीं है। इसलिए देखिए अभी जो हम लोग का गवर्नमेंट है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उस पर क्या प्रेशर बना पा रहा है। हर देश कोई नहीं चाहता है ना कि कोई कंट्री आगे बढ़े, कोई इंसान ही नहीं चाहता है। आपके आसपास लोग नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भारत को भी नहीं चाह रहा ना, ये जो भी डेवलप कंट्री वो नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े। अब आगे नहीं बढ़ेगा तो हम पीछे रह जाएंगे इन लोगों के कंपेयर में। इसीलिए क्या है कि हमेशा जो है अपने
बूते पे खड़ा रहिए, अपने आप में खड़ा होने का प्रयास कीजिए। तो भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि किसी एक देश यानी जैसे चीन, यूएसए पर निर्भरता कम की जा सके। हम इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसका जो है दिशा में परिवर्तन, आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, इसके लिए 4-5 पॉइंट है, हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे अलग फ्रेमिंग कर दिया गया। अब देखिए यहाँ 4 पॉइंट हो गया ना, और यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया, यानी 8 पॉइंट हो गया। अब यही 8 पॉइंट एक जगह आप लिख दीजिएगा, तो इस पर आप कम ध्यान दे पाइएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान में समझना है। व्यापार की दिशा में परिवर्तन, व्यापार की दिशा में परिवर्तन। अब पहला पॉइंट क्या है, यूरोप केंद्रित व्यापार में एशिया एवं वैश्विक दक्षिण की ओर झुकाव। पहले हम लोग का व्यापार क्या था, यूरोप केंद्रित व्यापार था, से एशिया और वैश्विक दक्षिण की ओर झुका हुआ हमारा व्यापार पहला। दूसरा क्या है, चीन के साथ डिकप्लिंग का प्रयास। डिकप्लिंग मतलब क्या होता है कि किसी पर निर्भर नहीं होना, हमको चीन पर निर्भर नहीं होना, इससे हट के कुछ और प्रयास करना है। नए बाजारों की खोज, और अंतिम है मुक्त व्यापार समझौते की नई नीति, जिसको बोलते हैं FTA पॉलिसी का आता है, मुक्त व्यापार समझौते की नई नीति। अभी 4 पॉइंट को ना हम लोग डील करेंगे, पहले फिर समझ लीजिए। यूरोप केंद्रित व्यापार को से हटकर अभी एशिया एवं वैश्विक दक्षिण की ओर झुका, पहला पॉइंट है। चीन के साथ डिकप्लिंग का प्रयास, नए बाजारों की खोज और मुक्त व्यापार समझौते यानी FTAs की नई नीति। अब यहाँ पे आइए, पहला नंबर एशिया और वैश्विक दक्षिण की ओर झुकाव। एशिया और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की ओर झुकाव। अब यहाँ पे देखिए भारत का व्यापार, अब यहाँ देख रहे होंगे ना, यूरोप केंद्रित व्यापार था, अभी क्या है एशिया एवं वैश्विक दक्षिण की ओर झुकाव हो गया। आप ये पूरा पॉइंट को भी यहाँ लिख सकते हैं या फिर आधा भी लिख सकते हैं, एशिया एवं वैश्विक दक्षिण की ओर झुकाव, इसे भी समझा जाएगा कि आप यहाँ पूरा पॉइंट लिख दिए। हम यहाँ पूरा पॉइंट लिखेंगे तो लगेगा डील कर दिए, इसलिए आधा ही लिखे इसको हम। एशिया और वैश्विक दक्षिण की ओर झुकाव, ग्लोबल साउथ की ओर क्या इसका झुकाव था। भारत का व्यापार अब अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे पारंपरिक बाजारों से हटकर आसियान देशों, आपका अफ्रीका और पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। बस इतना ही लिख दिया, क्या लिख दिया, भारत का व्यापार अब अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे पारंपरिक बाजारों से हटकर आसियान कंट्री, अब आसियान में जानते होंगे, आसियान जो 1967 में स्थापना हुआ था, देशों अफ्रीका और एशिया की ओर बढ़ रहा है। ब्रिक्स इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। तो ये सब चीज़ ना आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, चीन के साथ डिकप्लिंग का प्रयास। डिकप्लिंग का प्रयास, भारत चीन पर से अपनी आर्थिक और व्यापारिक निर्भरता को कम करना या उसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भारत क्या कर रहा है कि चीन के साथ जो भी आर्थिक और व्यापारिक निर्भरता है उसको कम करने का प्रयास कर रहा है या फिर पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के ज़्यादातर देश दवाओं के कच्चे माल, मोबाइल कंप्यूटर के पार्ट्स और सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भर है। दुनिया के अधिकतर कंट्री क्या है कि आपका दुनिया के ज़्यादातर देश दवाओं के कच्चे माल, मोबाइल कंप्यूटर के पार्ट्स और सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भर है। भारत कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद एक उपयुक्त बाजार के रूप में उभरा है। पहले क्या था, कोरोना के बाद और रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद क्या था, पहले क्या था कि हमेशा चीन पे ही लोग डिपेंड था, लेकिन अब चीन के अलावा भारत की दुनिया का नजर जो है बढ़ रहा है। तो क्या हो गया, भारत कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद एक उपयुक्त बाजार के रूप में उभर रहा है। अभी हो गया। अब देखिए अगला है नए बाजारों की खोज। किसका खोज, नए बाजारों की खोज। नए बाजारों की खोज और भारत व्यापार की दिशा में परिवर्तन वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या बोला गया, नए बाजारों की खोज और भारत व्यापार की दिशा में परिवर्तन वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसको ना 2 पॉइंट में डील किया गया है। पहला क्या है, अफ्रीका को भविष्य का ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। किसको, अफ्रीका को। भारत यहाँ फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, कृषि मशीनरी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा बाजार दिख रहा है। क्या कर रहा है कि भारत अब अफ्रीका को भविष्य का ग्रोथ का इंजन माना जा रहा है। भारत यहाँ पे अफ्रीका में फार्मास्यूटिकल्स एंड दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, कृषि मशीनरी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा बाजार के रूप में देख रहा है। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश खनिज और ऊर्जा के मामले में समृद्ध हैं। क्या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश क्या है, खनिज और ऊर्जा के मामले में समृद्ध है। भारत चबाहार बंदरगाह, आप जानते होंगे चबाहार बंदरगाह ईरान में है और भारत ने 2018 में, कब 2018 में इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिया था और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जिसको INSTC भी कहा जाता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश
खनिज और ऊर्जा के मामले में समृद्ध है। भारत चबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के जरिए इन बाजारों तक अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो गया थर्ड जो आपका पॉइंट था, नए बाजारों की खोज, ये क्लियर हो गया। अब अगला है मुक्त व्यापार समझौते की नई नीति। क्या है? मुक्त व्यापार समझौते की नई नीति। भारत की नई मुक्त व्यापार समझौता, जिसको बोलते हैं एफटीए, एफटीए का फुल फॉर्म आपको पहले बताया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत की नई मुक्त व्यापार समझौता एफटीए नीति अब केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन और +1 रणनीति के तहत व्यापार की दिशा बदल रही है। यहाँ पे क्या हो गया कि मुक्त व्यापार समझौते की नई नीति, भारत की नई मुक्त व्यापार समझौता नीति अब केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन और +1 रणनीति के तहत व्यापार की दिशा बदल रही है। इसके तहत देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी देशों ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ नए सिरे से साझेदारी बढ़ा रहा है। क्या रहा है? इसके तहत देश माने भारत रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक तरीका से महत्वपूर्ण खाड़ी देशों में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ क्या कर रहा है? नए सिरे से, नए तरीका से साझेदारी को बढ़ा रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया गया है बहुत बढ़िया तरीका से। फिर आपका जो क्वेश्चन का जो डिमांड था कि संरचना में परिवर्तन, जो भारत विदेशी व्यापार है उसका संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को लिख दिया गया यहाँ पे पॉइंट को डील करते हुए। अगला क्या था? व्यापार की दिशा में परिवर्तन, इसको पॉइंट बाय पॉइंट डील कर दिया गया। अब यहाँ हम लोग आएंगे आगे की राह, यही जो है ना वे फॉरवर्ड, ये ना आपको और लोग के कंपेयर में बहुत बढ़िया तरीका से जो है नंबर दिलवाएगा। यदि आप ये सब लिख दीजिएगा ना, वे फॉरवर्ड, सुझाव, आगे की राह, तो ये सब जो है ना आपको क्या करेगा कि आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहा है वो सिर्फ यहीं तक करेगा, बहुत हद तक करेगा, इंट्रोडक्शन देगा, इस तरह करेगा आराम से और आएगा सीधा कहाँ पे? कंक्लूजन में आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे सुझाव देना है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है, आप क्या इसमें देखना चाहते हैं अपना, तो ये थोड़ा देखना है। अब देखिए आगे की राह, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण है। कौन कौन सुझाव है? तो पहला नंबर में है लॉजिस्टिक लागत में कमी। लॉजिस्टिक लागत में कमी, भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का लगभग 13 से 14%, कितना परसेंट? 13 से 14% है, जिसे विकसित देशों के जो होते हैं उसका स्तर 8 से 9% पर लाने की आवश्यकता है। अब देखिए जो लॉजिस्टिक लागत है भारत में 13 से 14% है और आपका जो विकसित कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उसमें कितना 8 से 9% है। तो कोई कंट्री यहाँ बिजनेस लगाएगा तो देखेगा, इस चीज़ को देखता है कि भाई हम यहाँ पूंजी फंसा रहे हैं तो कहाँ पे कितना मेरा खर्चा होगा। ये 13-14% है, 8% यहाँ पे हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। तो इसको क्या कर रहा है गवर्नमेंट जो है, इसको कम करने का प्रयास कर रहा है, 13-14% को 8-9% स्तर पर लाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का लगभग 13-14% है, जिसे विकसित देशों के स्तर 8 से 9% पर लाने की आवश्यकता है। पीएम गति शक्ति योजना इसे में मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब जो पीएम गति शक्ति योजना आया है ये क्या हो सकता है? इसे मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी योजना में हम लिख दिए, करंट डाटा भी डाल दिए। एमएसएमई को बढ़ावा, एमएसएमई आप जानते होंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है इसका फुल फॉर्म। तो एमएसएमई को बढ़ावा, छोटे उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये निर्यात का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। अब जितना भी आप देखते होंगे ना विकसित कंट्री है वो हमेशा छोटे छोटे उद्योगों को ना बढ़ावा देता है। इसका रीजन क्या है कि वो छोटे ही उद्योग को ना फिर जो है बड़ा उद्योग के लिए काम करता है। जैसे आप मान के चलिए कि बोकारो स्टील प्लांट है, अब उसका कोई भी पार्ट्स है तो बोकारो प्लांट तो बनाता नहीं है, लेकिन कोई पार्ट्स खराब होता है तो कौन बनाता है? जो छोटे छोटे कंपनी है वो बना के उसको भेजते हैं। तो छोटे उद्योगों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये निर्यात का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट क्या? अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए आप भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, यदि आप रिसर्च एंड डेवलप नहीं कर रहे हैं तो आप जहाँ है वहीं रहिएगा। कोई भी कंट्री, कोई भी देश, कोई व्यक्ति यदि R&D नहीं कर रहा है, रिसर्च और डेवलप नहीं कर रहा है, तो वो आया और गया। मैंने कंट्री तो है लेकिन नाम का। नेपाल को देख लीजिए ना, पाकिस्तान को देख लीजिए ना, उन लोग कहाँ हैं? जहाँ है वहीं है, उन लोग को मतलब ही नहीं है। उन लोग सिर्फ जातिवाद पर विवाद करता है, धर्म के नाम में विवाद करेगा, आगे बढ़ने का प्रयास उन लोग नहीं कर रहा है। तो यदि आपको आगे बढ़ना है यूरोपियन कंट्री की तरह तो आपको थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलप करना पड़ेगा। तो अनुसंधान एवं विकास केवल असेंबली हब बनाने के बजाय, असेंबली हब ने जो योजना हम लाए हैं अब बस धरा का धरा है,
केवल असेंबली हम बनाने के बजाय भारत को उच्च तकनीक वाले उत्पादों के नवाचार और डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए। असेंबली हमने बना के रखे हैं, असेंबल करके रखे हैं, जो मेरा पुराना था वही है, तो नया मतलब कि बिल्कुल कि उच्च तकनीक वाले उत्पादों के नवाचार और डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए। अब नोकिया को 800 फोन था, अब देखिए लोग जो आईफोन यूज कर रहे हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या है मार्केट का, उसके अनुसार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है। अब देखिए अगला पॉइंट है गुणवत्ता मानकों का अनुपालन। क्या है? गुणवत्ता मानकों का अनुपालन। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टिकने के लिए भारतीय उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा, तो गलती से लग गया था, खरा उतरना होगा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकों में टिकने के लिए भारतीय उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा उतरना पड़ेगा। यदि कोई कंट्री यदि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता है तो उसका प्रोडक्शन नहीं बिकेगा। उसको बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अभी देखिए ना, अभी एक नंबर जो यदि फोन देखा जाए तो आईफोन भले महंगा है लेकिन लोग खरीद रहे हैं, उसका देखिए स्टॉक खत्म हो जा रहा है। रीजन क्या है? कि वो अपने आप का ना क्वालिटी मेंटेन करके रखा है। तो आप भी जब पढ़ रहे हैं थोड़ा जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा तो क्वालिटी मेंटेन करके कीजिएगा, आपका जो है ना ढूंढ ढूंढ के नंबर देगा एग्जामिनर। अब देखिए कंक्लूजन, यहाँ पे हम लोग क्या किए स्टार्टिंग में कि आपका इंट्रोडक्शन ले लिए, परिचय, फिर आपका मेन बॉडी में हम लोग आ गए भारत विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन, फिर हम लोग क्या किए कि दिशा में परिवर्तन, ये हो गया, मेन बॉडी काम खत्म। आपका क्या है? विचार या राह या सुझाव, ये आप काम कर लिए। अब अंतिम जो पायदान है वहाँ हम लोग पहुँचेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन में। निष्कर्षतः भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है। क्या है? निष्कर्षतः भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है। चीन+1 रणनीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का भारत को सीधा लाभ मिल रहा है। क्या हो रहा है? निष्कर्षतः भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है। चीन+1 रणनीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का भारत सीधा लाभ मिल रहा है। हालांकि वैश्विक संरक्षणवाद और भू राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियां अभी मौजूद है। क्या है? वैश्विक संरक्षणवाद, देखते हैं बहुत सारे जो आपका WTO हो गया, IMF हो गया, वो क्या कर रहा है कि जो बड़े बड़े कंट्री है, डेवलप कंट्री, उसको संरक्षण दे रहा है। और भू राजनीतिक मतलब आसपास में देख रहे हैं पॉलिटिकल जो एजेंडा जो है अस्थिर है, अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का, चाइना का, पाकिस्तान का, ये सब क्या है कि वहाँ राजनीतिक पॉलिटिकल जो अस्थिरता बनी है, जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद है। यदि भारत अपनी लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करता है, क्या करता है भारत? अपनी लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करता है और समयबद्ध तरीके से FTA को लागू करता है। जो FTA था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करता है तो 2030 तक $2 ट्रिलियन, देखिए करंट अफेयर का हिस्सा है, 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना पूरी तरह से संभव। कितना? $2 ट्रिलियन को निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना पूरी तरह से संभव है। भारत अब वैश्विक व्यापार के मंच पर एक असहाय दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। निर्णायक शक्ति को भी आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं इन्वर्ट कॉम बंद करके। क्या हो गया कि भारत जो है अब वैश्विक व्यापार के मंच पर असहाय दर्शक मजबूरी होकर देख नहीं रहा है बल्कि एक निर्णायक शक्ति को अब निर्णय ले रहा है, अपना दिखा रहा है पावर को के रूप में उभर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना हो गया एकदम पूरा जो है अट्रैक्टिव तरीका से कंक्लूजन लिख दिया गया। अब ये आज का आंसर राइटिंग था। अब जो अगला जो क्वेश्चन होगा पहले बता दे रहा आपको, जो आपका 6 JPC में आया था, भारत कृषि पर WTO के प्रभाव का विस्तृत चर्चा करें। अब ये क्वेश्चन आपका रेडी है, आप देख पा रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो यही आपका यहाँ पे खत्म करने वाले हैं हम लोग। अगला टॉपिक में आपको ये मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।